जो 21 साल से लेके 25 साल के बीच में है, और 98% बच्चों को प्लेसमेंट वहीं दे रहे हैं। तो जो बच्चे अभी जो नए लोग एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो सभी यंगस्टर्स हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस से आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। सहकारी बैंक जो है वह चुनौती स्वीकार करती है, और जो छोटे लोग हैं यानी जिसको LIG, MIG, हाउसिंग हायर ग्रुप है, हम सभी प्रकार के लोगों को लोन देते हैं। हमारा उद्देश्य है छोटे से वो मध्य में आ जाए, मध्य वाला आदमी हाई में आए, हाई वाला तेज पर आ जाए। कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका इस देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छी रही है। हमारे देश में 1904 से यानी 1904 से कोऑपरेटिव सेक्टर ये काम कर रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर में, पुणे के अंदर में सहकारिता मुद्रणालय जो सहकारिता के बेस के ऊपर में शुरू हुआ है, और इसको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा भविष्य सहकारिता को है। नमस्कार, मैं रश्मि खेड़ेकर। नवभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के संवाद में हमारे साथ मौजूद है कोऑपरेटिव सेक्टर के गणमान्य लोग, और आइए इनसे जानते हैं इस सेक्टर के बारे में, इस सेक्टर में आने वाली चुनौतियां, अवसर और समस्याओं के बारे में, और भविष्य में ये किस दिशा में जाने वाला है। तो चलिए जानते हैं। सर, सबसे पहले तो जो ये समय जो चल रहा है, इस समय में कोऑपरेटिव सेक्टर की क्या भूमिका ये है और ये आम लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है? सहकारी बैंक जो है वह चुनौती स्वीकार करती है, और जो छोटे लोग हैं यानी जिसको LIG, MIG, हाउसिंग हायर ग्रुप है, हम सभी प्रकार के लोगों को लोन देते हैं। विशेष रूप से जो छोटे लोग हैं उनको हम लोन देते रहते हैं, कि जैसे उनका हमारा उद्देश्य है छोटे से वो मध्य में आ जाए, मध्य वाला आदमी हाई में आए, हाई वाला तेज पर आ जाए। ऐसे हम लोगों को लोन देकर हम बैंक चलाते हैं। बिल्कुल सर, क्या चुनौतियाँ, क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है इस सेक्टर में? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो मैन पावर की है, टेक्नोलॉजी की है, और आज के तारीख में अगर बात करें तो साइबर सिक्योरिटी की है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी कोऑपरेटिव सेगमेंट बढ़ रहा है, और आज 1400 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सक्षम है। बस थोड़ा सा उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ना है, जिसके लिए सारे बैंक के बोर्ड मैनेजमेंट तत्पर हैं और आगे कार्य भी कर रहे हैं। तो मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा संगठन के रूप में आएगा और देश को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल सर, बीते कुछ सालों में क्या बदलाव आए हैं इस सेक्टर में और क्या आने चाहिए ऐसा आपको लगता है? कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका इस देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छी रही है। हमारे देश में 1904 से यानी 1904 से कोऑपरेटिव सेक्टर ये काम कर रहा है। आज अलग अलग पॉलिसी भी बन रही है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कोऑपरेटिव के ऊपर एक नई पॉलिसी लाई है, जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने उसका भी यहाँ पर संसद में वो लाया, पारित किया, और उसके अंदर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज, बढ़ावा सहकार क्षेत्र को मिला है। नए नए टेक्नोलॉजीज तो आ रहे हैं, नए नए आयाम भी आ रहे हैं, लेकिन सहकारिता का क्षेत्र इस देश में इतना बड़ा है। हम बोलते कि सहकारिता से ही अपने को समृद्धि इस देश में लाना है। उसके ऊपर अभी सरकार भी काम कर रही है, सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी काम कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में करीब करीब 40 करोड़ लोग यह सहकारिता से जुड़े हैं, और 8 लाख सहकारी संस्था इस देश में काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से ही इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। सर, आने वाले 10 सालों में आप इस सेक्टर को कहाँ पे देखते हैं? पूरे भारतवर्ष के अंदर में महाराष्ट्र सहकारिता में बहुत आगे है, और आने वाले दिनों के अंदर में विदर्भ भी महाराष्ट्र के अंदर में अपना सहकारिता का नाम अच्छे रूप से, निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा, और सहकारिता को बहुत उज्जवल भविष्य। ये मत बोलिए कि सहकारिता ये सबके घर में, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सबके घर में आएगी। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर में, पुणे के अंदर में सहकारिता मुद्रणालय जो सहकारिता के बेस के ऊपर में शुरू हुआ है, और इसको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा भविष्य सहकारिता को है।
बिल्कुल सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इसी को मैं आगे आप आने वाले 10 सालों में क्या भविष्य रहेगा? सहकार एक सेवा का माध्यम है और आने वाले समय में सहकार को आगे में बहुत सारी संधि है। सहकार के माध्यम से ही ये देश में समृद्धि आ सकती है। आज का ही प्रसंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज हमारे पत्र संस्था में एक पाटिल MBA कॉलेज के लड़के आए थे, वो फाइनेंस में MBA कर रहे, करीब करीब 54 लड़के वो थे। और आज हमारे संस्था के माध्यम से सहकार क्या है, पत्र संस्था क्या है, क्या ब्याज दर दे रही है, ब्याज दर कैसा कंपेयर होना चाहिए, ये सभी माहिती वो बच्चों को दी गई। और वो माध्यम से सहकार के माध्यम से ये बच्चे जब सहकार में आएंगे तो सहकार में बहुत सारी संधि इस समय में रहेंगी और आने वाले फ्यूचर में सहकार एक उत्तम जीवन का एक साधन बनेगा। बिल्कुल सर, आपके पास आना चाहूंगी। अभी जो नागरिक है, लोग है, इसका सहकार में आए, फायदा उठाए, या आज की युवा पीढ़ी इसमें आए, इसलिए क्या कर रहे हैं आप? युवा पीढ़ी आज के तारीख में सहकार क्षेत्र से मेरे ख्याल से थोड़ा दूर है। बिल्कुल, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वही मैक्सिमम आज सहकार क्षेत्र से जुड़े हैं। और जब से ये मोबाइल बैंकिंग और ये जो आधुनिकीकरण हुआ है, तब से युवा पीढ़ी बहुत तरीके से दूर है आज ये हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर से। तो इसके लिए अभी जो कि चुनौती है, अभी हम सब ने जो जैसे चर्चा की, तो उसमें हम लोग भी कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। गवर्नमेंट से भी हम हेल्प ले रहे हैं कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि युवा पीढ़ी भी हमसे जुड़े, क्योंकि आगे देश का भविष्य ये युवा पीढ़ी है। और ये लोग अगर ये कोऑपरेटिव सेक्टर से नहीं जुड़ेगी तो आगे चल के इसका भविष्य खतरे में आ सकता है। इसलिए हम सब बैठ के और गवर्नमेंट से भी इसलिए अपील कर रहे हैं कि हमें अच्छी खासी उनसे मदद मिलनी चाहिए कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हम लोग कर पाए। बिल्कुल, डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि सभी युवा उसी में चलते हैं, UPI। ये मैम आपके पास आना चाहूंगी, क्या अवसर और क्या चुनौतियां आपको इसमें लगती है? और ये जैसे मैंने इनको पूछा कि युवा पीढ़ियों को इस तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि युवा पीढ़ी आकर्षित नहीं। देखो, दो पहलू हैं। पहली चीज तो है कि अभी जैसे हमारे यहाँ देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो बैंकिंग में MBA मतलब बाकी जगह से MBA करके आए, पर हम बैंकिंग पॉइंट करके एक कोर्स चला रहे 45 डेज का। उसमें काफी बच्चे हैं जो 21 साल से लेके 25 साल के बीच में है और 98% बच्चों को प्लेसमेंट वहीं दे रहे हैं। तो जो बच्चे अभी जो नए लोग एम्प्लॉइज आ रहे हैं वो सभी यंगस्टर्स हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस से आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनको करियर सिक्योरिटी मिल रही है, पहली चीज। दूसरी बात है, अगर एज अ कस्टमर हम देखें कि यंग जनरेशन हमारे साथ नहीं जुड़ रही है, तो इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जो नेशनलाइज बैंक में सुविधा मिलती है, जैसे ATM हो गया या UPI हो गया, ये बहुत सारी चीजें, हमारे पास ATM की फैसिलिटी नहीं है। तो अगर सरकार हम लोगों को भी ऐसी और कोई सुविधाएं दे, जिस उन सुविधाओं को अगर हमको मतलब सर्विस हमको सर्व करने का मौका दे, तो डेफिनेटली यंगस्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि पुराने जनरेशन के लोगों को आदत थी कि विड्रॉल करना, ये चीज़ें उनके लिए कन्वीनियंट थी, मैनुअल चीज़ें। बट ज़्यादातर अभी जो यंग लोग हैं उनको वो मोबाइल ईजी टू ऑपरेट वाली चीज़ें उनका इच्छा होती। तो अगर सरकार हमको और सपोर्ट करे ताकि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें अपने साथ ले सकें, जैसे अगर मान लो सोसाइटी और बैंक को ATM अगर फैसिलिटी अगर देते हैं, तो और क्यों यंगस्टर्स क्यों नहीं जुड़ेंगे? तो यंगस्टर्स को जोड़ने के लिए हमको टेक्नोलॉजी वाली चीजें और साथ में लेनी पड़ेगी। तो दोनों चीजें हैं, मतलब कि अगर और हमें सुविधा मिलती तो यंगस्टर्स आएंगे, और एम्प्लॉयमेंट पे तो यंगस्टर्स आ रहे हैं, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इस माध्यम से हमने डिप्लोमा इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 3 महीने का कोर्स हमने चालू किया है। इस माध्यम से बच्चों को हम गारंटी देते हैं, नौकरी की गारंटी देते हैं, और नौकरी उनको सहकारी सोसाइटी में देते हैं। इस माध्यम से पूरा कोऑपरेटिव का नॉलेज ये 3 महीने में डिजिटल माध्यम से या उसके बाद प्रैक्टिकल है, ये सभी ज्ञान उनको देते हैं और उन्हीं को वहीं पे नौकरी देने का काम करते हैं। धर्मपेट भी वो दिशा में काम कर रही है, हम पत्र संस्था संघ के माध्यम से भी ये काम चल रहे हैं। मतलब युवाओं की बात करें तो हम सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे फील्ड की हम बात करते हैं, अगर इस फील्ड में आना हो, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस उनको जो है नहीं मिलता है। और आज हमने इस सेक्टर के जो गणमान्य दिग्गज लोग थे, अनुभवी लोग थे, उनसे बात की। थोड़ी समय की पाबंदी है इसलिए हम पूरी तरह से नहीं कर पाए, लेकिन ये विषय बहुत बड़ा है और हम सबसे एक बार और मिलेंगे और सबसे डिटेल में इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आज आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खेड़ीकर, नव भारत, नागपुर से।